जस्ट स्टार्टअप में एक बार फिर से स्कूल हम सभी गए हैं और प्रिंसिपल से सभी को डर लगता है। तो आज हमारे साथ है मिस अंकिता गुप्ता, जो कि एक प्रिंसिपल है जिनका खुद का स्कूल है और इन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स इन्हें हो चुके हैं इस फील्ड में। तो जो भी अपना स्कूल स्टार्टअप करना चाहता है या किसी को भी स्कूल से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए या कंटेंट चाहिए, तो मैम का आज स्वागत है जस्ट स्टार्टअप में। वेलकम मैम। तो आज सारी डिटेल्स, स्कूल कैसे ओपन होता है, क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, तो सारी डिटेल्स जो है हम मैम से जानेंगे। मैम वेलकम है सबसे पहले आपका। मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली स्कूल हम सभी गए हैं, राइट? ये स्कूल की क्यों ज़रूरत थी मैम? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स का और सभी का। एक्चुअली बेसिकली स्कूल की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू मी स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम बच्चों को किसी भी चीज़ को कैसे सीखना है ये सिखाया जाता है। एक तरीके से बच्चों को सीखने का हुनर सिखाया जाता है कि आप कैसे किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं कि हम बच्चों को, जैसे स्कूल में बच्चा आता है वो एक मैनेजमेंट सीखता है। अब मैनेजमेंट कैसे सीखता है कि वो अपना बैग खुद से ओपन करना, बॉक्स ओपन करना, आपका टिफ़िन ओपन करना, वापस उसको रखना, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट सीख रहा है, सब बच्चों के साथ मिल कर के स्टडी सीख रहा है। अब उसको हमने ये चीज़ समझा दी कि ज्ञान हम अकेले नहीं सीखते हैं, ज्ञान सबके साथ मिलकर लिया जाता है। अगर मैम पढ़ा रही है एप्पल, तो सब बच्चे मिलकर बोल रहे हैं एप्पल, तो वो बच्चा मिल करके सीख रहा है। तो हमें यही तो सिखाना है बच्चों को। मैम लेकिन ये सारी चीज़ें घर पे भी हो सकती थी। बच्चों को एक तरीके से घर पर हम सबको, इतने सारे बच्चों को हम कैसे लेकर आएंगे? हम बच्चों को घर पर इंडिविजुअल नॉलेज देंगे और वहाँ हम सबको मिल करके हम नॉलेज दे रहे हैं। और इससे बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है, नेचर, बिहेवियर पता चलता है। अब वो घर में सिर्फ मम्मी पापा दादा दादी का बिहेवियर समझ रहा है कि मम्मा पापा ऑब्वियसली दादा दादी सब प्यार ही करेंगे ना, तो उनको पता कैसे चलेगा कि डिफरेंट नेचर क्या होता है, उनको क्रिएटिविटी कैसे आएगी, उनको दूसरों से कम्युनिकेट करना कैसे आएगा। आज पढ़ हर बच्चा सकता है, नंबर हर बच्चा ला सकता है, बट कम्युनिकेशन वो स्कूल से मिलता है। ये चीज मैम पहले से चलती हुई आ रही है कि पहले जो टाइमिंग था उसमें गुरुकुल्स होते थे, राइट? उसमें भी जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और एक गुरु होते थे, वो सिखाते थे। और अभी जो नई फॉर्म आई है वो स्कूल आ गया है, राइट, एग्जैक्टली। तो मैम सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस बताइए कि 10 इयर्स आपको हो चुके हैं, आप प्रिंसिपल, आपका खुद का स्कूल आप रन कर रही हैं। तो लाइक हम तो स्टूडेंट ही थे, हमारा एक्सपीरियंस कुछ और रहा है और हम आपकी तरफ से जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली सबसे पहले तो ये बताइए, जो प्रिंसिपल के लिए एक वर्ड है कि प्रिंसिपल थोड़ी सी डेयरिंग होती है, खड़ूस होती है, ये सबको पता होता है, तो ये रियलिस्टिक चीज़ है, आपको बनना पड़ता है, सही? क्या है एक्चुअली क्या है ना, प्रिंसिपल खड़ूस नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए हमें थोड़ा उसके साथ स्टिक होना पड़ता है। अगर आप मटके को शेप दे रहे हो तो उसको आपको हार्डली प्रेस करना होगा, तभी उसकी शेप प्रॉपर आएगी। अगर आप उसको हार्डली प्रेस नहीं करेंगे तो अपनी शेप में नहीं आएगा। इसलिए प्रिंसिपल को हार्ड बनना पड़ता है। मतलब रियलिटी में आप ऐसे होते नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, वो हमें बनना पड़ता है। अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, मम्मी पापा क्यों डांटते हैं? आप एक चीज बताइए, वो नहीं भी डांटते, ठीक है, मेरा बच्चा रोएगा, मैं नहीं डांट रही, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा फिर भी डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं मेरा बच्चा ये गलती दोबारा ना करे, वो एक अच्छा इंसान बने, वो बड़ा बने। इसलिए मैं प्रिंसिपल्स इसलिए डांटते हैं ताकि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो बिगड़े नहीं। अगर प्रिंसिपल सॉफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पर बच्चे और स्टूडेंट्स या टीचर्स सबके सब सॉफ्ट हो जाएंगे, जो हमें नहीं करना है। हमें बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रखना है, पोलाइट भी रहना है, गलती पर डांटना भी है, प्यार भी करना है, सब चीज़ें करनी है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैम जो आप अपना स्कूल रन कर रही हैं, तो कितना टाइम हो चुका अपना स्कूल आपको रन करते? एक्चुअली स्कूल 2000 में स्टार्ट हुआ था। 2000 से हमारा स्कूल एस्टैब्लिश्ड है। लास्ट 6 ईयर से मैं स्कूल को देख रही हूँ। आफ्टर मैरिज मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था एज अ प्रिंसिपल। उससे पहले फादर इन लॉ स्कूल को देखते थे। स्कूल को आप देखते थे। तो मैम आपकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी, या मैं बात करती हूँ एक प्रिंसिपल जो होता है, किसी को भी स्कूल स्टार्ट करना होता है, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन क्या होती है?
प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन के लिए एक डिग्री होती है, दैट इज बीएड। ओके, बीएड इज कंपल्सरी फॉर प्रिंसिपल पोस्ट। अगर आप बीएड नहीं हैं तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल नहीं हैं। Okay. तो बीएड इज कंपल्सरी फॉर प्रिंसिपल। ओके, अगर किसी ने बीएड नहीं किया है तो प्रिंसिपल नहीं बन सकता? वो प्रिंसिपल, उसको अथॉरिटी नहीं है साइन करने की एज अ प्रिंसिपल। अच्छा, वो नहीं कर सकता, फाइन। मैम, जो अभी अपना राइट नाउ स्कूल चल रहा है वो कौन सी क्लास से शुरू है और कहाँ उसकी समाप्ति है? हमारा स्कूल नर्सरी टू 8 तक है, जो कि आपका हिंदी मीडियम चल रहा है हमारा अभी, राजस्थान बोर्ड, जिसमें हम लोग नर्सरी टू 4th इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं और 5th to 8th हमारा है हिंदी मीडियम। हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही इंग्लिश की नॉलेज इसलिए दे रहे हैं, इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर कम्युनिकेशन, राइट, सो दैट बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम साइड बाय साइड इंग्लिश का सारा सेटअप कवर करके रख रहे हैं ताकि आगे चल के उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है मैम, हमने काफ़ी सुना है कि जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें डिफरेंट बोर्ड्स लगते हैं। लाइक हमने एक सुना है सीबीएसई होता है, एक आरबीएसई होता है, ऐसे कई नाम हमने सुने हैं। तो मैम इनमें क्या डिफरेंस है सारे बोर्ड्स में? फर्स्ट इज स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड इज जो भी आपका स्टेट है, जैसे यहाँ राजस्थान तो देयर इज आरबीएसई राजस्थान बोर्ड। देन एक होता है सीबीएसई बोर्ड, दैट इज ऑन इंडिया लेवल, एंड आफ्टर दैट इज आईसीएसई, दैट इज ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो ये सारे लेवल्स होते हैं। आप कौन से बोर्ड चूज़ कर रहे हैं वो आपको चूज़ करना है, आरबीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स क्लियर करने होते हैं। जैसे आरबीएसई के लिए आपको आरबीएसई बोर्ड जाके आपके सारी फाइल्स को सबमिट करना है और वहाँ की जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो सब क्लियर करनी है। दैट सेम एज सीबीएसई एंड सेम एज आईसीएसई। ओके, तो मैम इनमें फ़र्क क्या है कि कोई भी पर्सन अगर स्कूल ओपन कर रहा है, अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा पर्सन जिसको स्कूल ओपन करना है, वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि वो सीबीएसई में इनरोल हो या वो आरबीएसई में इनरोल हो? इनमें फ़र्क क्या है मैम? फ़र्क है कि आप कितना, आपके पास स्पेसिंग कितनी है। ओके, आप रजिस्ट्रेशन की जो एफडीज डीडी होता है दैट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो। देन आपका मीन्स कि आप कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन सिंपल वे। ओके, फैसिलिटी में हम समझ नहीं पाए। फैसिलिटी मीन्स जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रूम्स, स्पेस, प्लेग्राउंड, ये पूरा एक प्रॉपर एक इसका फॉर्मेट है जिसके तहत आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है गवर्नमेंट्स की। और इसके साथ साथ आपका जैसे वॉशरूम्स हैं, वाटर कूलर्स हैं, लैब्स हैं, मैथ्स लैब इन डिफरेंट एरिया, साइंस लैब इन डिफरेंट एरिया। तो ये सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा अभी अपना आउटपुट दे सकते हैं। ओके, तो लाइक अगर मुझे सीबीएसई लेना है, ये चॉइस हम कैसे करेंगे? मेरा सवाल है कि अगर मुझे स्कूल खोलना है फॉर एग्जांपल, तो मैं सीबीएसई क्यों चूज करूँ, आरबीएसई में क्यों चूज ना करूँ? सीबीएसई इज ओनली ऑन स्टेट लेवल। ओके, ठीक है। अगर दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, जैसे आरबीएसई में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको नॉलेज थोड़ा फ़र्क पड़ता है, उसको जो भी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं दैट इज़ डिफरेंट। सीबीएसई के लिए डिफरेंट करिकुलम है और आईसीएसई के लिए डिफरेंट करिकुलम है। वो उसी अकॉर्ड नॉलेज गेन कर रहा है कि आप उस चीज़ को कि बच्चा नॉलेज किस अकॉर्डिंगली गेन कर रहा है। उनका सबका करिकुलम चेंज हो जाता है। आरबीएसई का अलग है, सीबीएसई का अलग है, आईसीएसई का अलग है, सबके बुक्स में भी डिफरेंस हो जाता है। तो वही बच्चों को नॉलेज मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप आरबीएसई अपना रन कर रही हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सीबीएसई में नहीं है? आरबीएसई में बच्चा अपने स्टेट के बारे में पढ़ रहा है। ओके, उसको अपने स्टेट की नॉलेज हो रही है कि मैं राजस्थान में हूँ तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अजमेर में हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ उसमें। उसको उस चीज़ की नॉलेज बेसिकली दी जाती है जो सीबीएसई और आईसीएसई में ये नॉलेज नहीं होती है। फाइन। तो मैम अगर कोई स्कूल स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट जिनकी होती है? हम कह सकते हैं लाइसेंस, ऐसा कौन सा लाइसेंस होता है? फर्स्ट इज कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप रजिस्ट्रेशन के बाद मान लीजिए आपकी बिल्डिंग ऑन है तो रजिस्ट्री चाहिए, अगर ऑन नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। थर्ड इज आपके जो रूम्स हैं वो प्रॉपर कवर्ड होने चाहिए, मीन्स पक्के होने चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। लाइक
टीन और केलू टाइप बना होता है वो नहीं होना चाहिए, वो आपका ओपन स्पेस में काउंट होता है। तो सारे जितने भी रूम्स हैं वो कवर्ड होने चाहिए और प्लेग्राउंड इज़ कंपल्सरी एंड और भी जैसे ब्लूप्रिंट, आपका जो भी स्कूल बना हुआ है उसका एक ब्लूप्रिंट आता है, दैट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी और वो रजिस्टर होता है आपका PWD से, वहाँ पर साइन होता है कि ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो उसके बाद बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं और वैसे भी आप जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट देंगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलता है कि आप ये सारी चीज़ें कवर कीजिए। मतलब अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो हमें एक चेकलिस्ट देंगे, बिल्कुल, कि आप ये चीज़ें फिल कीजिए, कंप्लीट कीजिए और हमारे पास जब सामने चीज़ें हैं कि हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे, टिकिंग करते जाते हैं कि हाँ दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कंप्लीट। और आजकल तो ऑनलाइन इतना अच्छा फैसिलिटी आ गई है, पहले तो उस टाइमिंग्स पे तो हमने ऑफलाइन किया था, अब ऑनलाइन इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन डालेंगे कि व्हाट्स रिक्वायरमेंट फॉर RBSE स्कूल और CBSE स्कूल और ICSE स्कूल, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड PDF ऑल्सो एंड धीरे धीरे करके आप सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि RBSE का जो एक सिलेबस भी है वो भी थोड़ा डिफरेंट है CBSE से। Exactly. जैसे RBSE हमने ऑलमोस्ट सुना है कि RBSE स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं। RBSE स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं, बट आप उसको एक वही है ना, रजिस्ट्रेशन वापस से करा लीजिए, RBSE आपको इंग्लिश मीडियम भी हो जाएगा। अच्छा, RBSE हिंदी इंग्लिश दोनों में बोथ और CBSE सिर्फ इंग्लिश में होता है? CBSE सिर्फ इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो आपने RBSE लिया तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा RBSE के साथ आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें बच्चों को मतलब मीन्स वही है ना कि मैनेज करना बच्चों से, हमें खुद को सीखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आने का मतलब है कि हम सीख रहे हैं, उनका हम सॉल्व कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है धीरे धीरे करके। और हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि RBSE इंग्लिश मीडियम हम अप्लाई कर रहे हैं, फाइल हमने लगा दी है। देखिए अब अंदर अभी बीच में ये कोरोना के समय में थोड़ा सा वर्क रुका हुआ था, वापस से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि RBSE इंग्लिश मीडियम पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जब हम कोई भी स्कूल स्टार्ट करते हैं कि हायरिंग जो टीचर्स होते हैं, तो हम थोड़ा टीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल 8th तक हमारे पास क्लासेस हैं, सो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, किस तरीके से टीचर्स की हायरिंग होती है, उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ये तो टीचर में होनी ही चाहिए? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज मस्ट विद स्टूडेंट्स, कि आपका स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, वो डेमो क्लास में हम लोग जज करते हैं। सेकंड जो होता है फॉर प्री प्राइमरी सेक्शन एंटिटी इज़ कंपलसरी, एंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट आपका फर्स्ट सेकंड इज़ लाइक टीचर विल बी ग्रेजुएट एंड आफ्टर दैट PG इज़ कंपलसरी, बिकॉज कि टीचर को सब्जेक्ट कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा टीचर मैथ्स का है तो उसको मैथ्स पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, साइंस का है तो साइंस पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद टीचर्स इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड हो जाते हैं, सो दैट PG इज कंपलसरी। लाइक इसकी आप इसका मैनेजमेंट कैसे करती हैं कि 8th तक स्कूल है, कितने टीचर्स की ज़रूरत है, कौन सा टीचर किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट लेगा, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे प्री प्राइमरी सेक्शन है, प्री प्राइमरी सेक्शन में सबसे पहले टीचर का डेमो लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है टीचर बच्चे से कितना कम्युनिकेट कर रहा है, उसका ओरल जो वर्क है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज इन प्री प्राइमरी सेक्शन एंटिटी इज मस्ट, आई नो, बट कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स इज मस्ट, ऑल्सो मस्ट। इसलिए टीचर का जब डेमो लिया जाए तो फर्स्ट ये देखा जाए कि अगर उसने डिग्री ले ली है बट उसको टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा है, उनको अपने हिसाब, जैसे प्री प्राइमरी पोएम्स बोलना, बच्चों के साथ कम्युनिकेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट आप ये देखें कि टीचर बच्चों के साथ कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है। सेकेंड, इन फर्स्ट इन सेकेंड क्लास भी एज अ मदर टीचर ही टीचर होता है, उनको फर्स्ट सेकेंड HKG का बच्चा फर्स्ट में आ रहा है, 6+ बच्चा फर्स्ट में है, तो उसके साथ आपको प्ले वे लर्निंग आना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को सिखाने के, खिलाने के साथ साथ उनको सिखा दीजिए। ओके, आफ्टर दैट आपका जो टीचर है, 3rd से बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। टीचर का जिस सब्जेक्ट पे कमांड ज़्यादा अच्छा है उसको वही सब्जेक्ट दिया जाता है। ओके, कि बच्चे, अगर आपको मैथ्स दिया जा रहा है तो टीचर को पता होना चाहिए कि मुझे मैथ्स के फॉर्मूलाज बच्चों को कैसे लर्न कराने हैं।
अगर आपको 2+2 वो बच्चा सीख कर आया, अब आपको उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो वो आपको कैसे कराना है, तो ये सब चीज़ें टीचर को आनी चाहिए। ओके जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे आपने कहा था कि रजिस्ट्रेशन जब हम करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ी होता है? या वो डीडी बनता है, वो उस टाइमिंग्स पर कम था, अभी ज़्यादा भी होगा। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है, आप फिजिकल जाकर भी सबमिट करा सकते हैं और ऑनलाइन भी सबमिट हो जाता है। ओके जब हम एक स्कूल स्टार्ट करते हैं, अब आते हैं हम कि टूल्स और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कंपल्सरी इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, ऐसी किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होती है लाइक एक स्कूल पूरा सेटअप करने के लिए? फर्स्ट इज फर्नीचर, ओके, सेकेंड इज आपके वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड्स, एंड थर्ड इज ऑब्वियसली टीचर के लिए फैसिलिटी। फर्नीचर तो फर्नीचर वी कैन इंक्लूड फर्नीचर फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स, है ना। सेकेंड एंड आज की नीड है कैमरास, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी। एंड फोर्थ आपका हो गया प्रॉपर वॉशरूम्स फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मस्ट, this is must, and some teaching aids, okay, that is also compulsory, because without teaching aids we can't teach students nicely, so teaching aids is compulsory। और बाकी जो चीज़ें वो एडिशनल होती है, एडिशनल, लाइक प्लेग्राउंड भी होना इम्पोर्टेंट होता है। प्लेग्राउंड किस लिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये बात अपन समझते हैं। प्लेग्राउंड इज कंपल्सरी फॉर दैट कि व्हेन स्टूडेंट इज फील बोर्ड इन क्लास, हम देख रहे हैं बच्चा बोर हो रहा है क्लास में, हमारे पास क्विकली माइंड में एक आइडिया आना चाहिए, बच्चों को आज खिला कर कुछ सिखाते हैं, तो उसके लिए एनवायरनमेंट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन उसी क्लास में बैठे हैं और वो बच्चा उठ करके जा ही नहीं पा रहा है, मतलब कुछ बच्चे को चेंज करना है, आप उसका फिक्स इसलिए तो स्कूल्स में गेम्स के पीरियड फिक्स किए जाते हैं कि ये पीरियड आपका गेम का है, ये कंप्यूटर का है, ये रीडिंग के लिए है, ये राइटिंग के लिए है, ताकि बच्चा बोर फील नहीं करे। मान लीजिए उसको एक्टिविटी रूम में, एक एक्टिविटी रूम होता है, एक्टिविटी रूम में लेकर गए, वहाँ पर हमने बच्चों को जैसे मान लीजिए कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं, या आपके कुछ लैब्स हैं वहाँ पर लेकर गए, वहाँ बच्चों को हमने सिखाया, तो वो उसके लिए चेंज हो गया। कंप्यूटर लैब्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा स्कूल में आके बोर फील नहीं करे, और सिर्फ उसको ये नहीं है कि लिखा और हमने उसको लर्न किया, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसने बहुत सी चीजें खेल करके सीखी, ये बहुत जरूरी है। ये चीज आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लाइक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है सिर्फ रटते रहते हैं, राइट, और उसमें अगर वीकली उनका किसी दिन पे गेम्स पीरियड है, वो उस दिन स्कूल जरूर जाएगा, वो उस दिन, इसलिए ये डेली में चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए ताकि बच्चा छुट्टी नहीं ले। ओके मैम, नेक्स्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्कूल ओपन हो रहा है या कोई पर्सन स्कूल ओपन करना चाह रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट लगभग किन किन चीज़ों में होता है और लगभग कितना इन्वेस्टमेंट उनका होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए हम बात कहें तो 5 to 10 लाख के अराउंड उनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, आपका फर्नीचर, आपके वाइट बोर्ड्स, आपके स्टेशनरी, लाइट्स, फैंस, वॉशरूम्स, आपके वाटर कूलर, ऑल आर इंक्लूडेड इन 5 to 10 lakh. You can start with in 5 to 10 lakh, you can start your school. ठीक है, और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद मंथली कितनी इनकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्कूल से? Income is depends on your student strength. Okay. On student strength you can earn, मान लीजिए आपके पास स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग में 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, और आप पर स्टूडेंट आप फीस क्या चार्ज कर रहे हैं। अगर आपका स्कूल बहुत अच्छे एरिया में है तो आप बच्चों से ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, मींस आप प्री प्राइमरी सेक्शन में 600 और 700 चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल अच्छे एरिया में नहीं है तो आपको अपना पे स्केल कम करना पड़ेगा, आपको अपनी फ़ीस कम करनी पड़ेगी, 300 और 400 पर ही लाना होगा। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको जो प्रॉपर प्रॉफिट होगा वो 40% के अराउंड प्रॉफिट होता है आपके इन्वेस्टमेंट में। ओके, सो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ। ओके, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्कूल जो है वो कौन सी लोकेशन पे है। एग्जैक्टली, इट्स डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन एंड योर स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी है रजिस्ट्रेशन के बारे में, सेटअप के बारे में, इनकम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अंकिता जी, हम जानना चाहेंगे, लाइक आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अपना स्कूल रन कर रही हैं इतने टाइम से, हम आपसे आपके एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स लेना चाहेंगे।
आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं और अच्छे से अपना जो सेटअप है वो रन नहीं कर पाते हैं। ऐसी गलतियां क्या है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे अच्छे पॉइंट्स क्या है जो अगर हम करते हैं तो हमारा स्कूल काफ़ी अच्छे से हम रन कर पाएंगे। एक्चुअली स्कूल में हम जो गलतियां करते हैं, नॉर्मली हम यही गलतियां करते हैं कि हमें सिर्फ यही लगा रहता है कि बच्चों को भर लिया जाए। हमें हमारा मतलब बच्चों को भरना नहीं होना चाहिए। आपने बच्चों को भर लिया, आपको स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ अच्छी दिखेगी, आप खुश भी होंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, लेकिन जब वही बच्चे माउथ पब्लिसिटी आपकी अच्छी नहीं करेंगे तो वहीं आप लॉस में चले जाएंगे। ये इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको एजुकेशन टीचिंग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रो नहीं करना है। आपको टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी देनी है बच्चों को कि वो जाकर आपकी माउथ पब्लिसिटी करें। सेकंड, आपको पेरेंट्स जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ मस्ट। अगर पेरेंट्स आपका सेटिस्फाइड है तो आपके पास स्ट्रेंथ आनी ही है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली घर जा कर के सारे पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि वो बोलेगा कि नहीं हमारे बच्चे ने ये सीखा, घर आकर बच्चा ऐसा करने लगा है, उसके अंदर ये मैनर्स आने लगे हैं, स्कूल से इतना चेंज हो गया है। तो वो एक पेरेंट दूसरे बच्चे को बोल रहा है, दूसरा तीसरे को बोल रहा है, दैट इज़ योर माउथ पब्लिसिटी। दैट इज़ कंपल्सरी कि आप टीचिंग क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ओके और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करने हैं जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है ऐसा पॉइंट? मेन कि ऑल एक इन शॉर्ट फॉर्म, all depends on students, all depends on teaching, all depends on your mouth publicity, all depends on your survey। आप आज डिजिटल का युग है, आप डिजिटलाइजेशन कीजिए आपके स्कूल का, उसको हर प्लेटफॉर्म पे लेकर आइए। आपको आज थोड़े लोग देख रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग देखेंगे, तो आप अपने आप को डिजिटल आज के टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए। वही आपकी पब्लिसिटी करेंगे, वही आपको बढ़ा सकते हैं, वही आपको नीचे ला सकते हैं। ओके तो मैम काफ़ी सारी डिटेल्स आपने हमें दी है। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम एक स्कूल स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। मैम के एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। मैम इन फ्यूचर हमें लगता है अगर कि कोई पॉइंट ऐसा है स्पेसिफिक तो वापस हम आपको यहाँ पर चाहेंगे। या श्योर, वी कैन डिस्कस विद एनी पॉइंट। आप लोग अपने जो भी व्यूज़ हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन। राइट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी इंसान जो भी व्यक्ति अपना स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। होपफुली उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ही रहेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।